क्या आप टीआरई 4.0 के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हम लोग भी तैयार हैं बेस्ट फैकल्टी एंड सबसे बड़े सपोर्ट के साथ आप लोगों को शिक्षक बनाने। फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लगातार न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि टीआरई 4.0 चर्चा बना हुआ है। वैकेंसी को लेकर कितनी वैकेंसी आएगी, पेपर कब होगा, ऐसे कई सवाल इस पेरेंट के मन में उठ रहे हैं। जो भी हो, जितने लोग टीआरई 4.0 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि वैकेंसी जब आना है आ जाएगा। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि मार्च में होली से पहले जो है आपकी वैकेंसी आ जाएगी और उसके कुछ महीने बाद जो है आपका पेपर हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली जो है मई वगैरह तक जो है पेपर करा लिया जाएगा। आपका काम है प्रिपरेशन करना, क्योंककि कई बार यही होता है कि कुछ एस्पायरेंट इसी आपाधापी में जो है प्रिपरेशन जो है वो कह सकते हैं कि मतलब इतनी ईमानदारी से नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कभी 2 घंटे पढ़ लिए, 1 घंटे कह रहे अभी तो कब वैकेंसी आएगी, पेपर कब होगा, ऐसे। तो जो ये तरीका होता है, इसमें क्या होता है कि आपको नुकसान होता है। जो एक एस्पायरेंट लगातार पढ़ाई कर रहा है, मतलब भले ही वो एवरेज 4 घंटे ही पढ़ रहा है लेकिन डेली पढ़ रहा है, और कोई मान लीजिए कि एक दिन भले ही 8 घंटे पढ़ ले लेकिन 4 दिन मस्ती कर रहा है, तो उस दोनों में अंतर होता है। एवरेज 4 घंटे मेहनत करने वाला ज़्यादा बेहतर कर सकता है जो कि एक दिन 8 और 12 घंटे पढ़ने वालों से। तो यही होता है कि कुछ एस्पायरेंट जो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं लेकिन इन सभी वजहों से लास्टली उनका सिलेक्शन रुक जाता है। मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप अपीयर होने वाले हैं तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। भले ही एवरेज एक आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतना मुझे पढ़ना है, वो पढ़िए। वीक में एक दिन मस्ती कर लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई करिए। अब मैंने ये भी कहा था कि टीआरई के लिए जो है इस मंथ के एंड तक हमारी जो है बैच भी शुरू होने वाली है। तो जो बैच आपकी आने वाली है उसमें हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। प्रीवियस ईयर तो आप लोग देख रहे हैं कि लगातार यूट्यूब पे हमारी क्लासेस प्रीवियस ईयर की जा रही है, तो वहाँ हम थ्योरी कराएंगे और फिर उसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे उन्हें कराएंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया चले कि प्रश्न जो है आपसे किस तरह के पूछे जाएंगे। मैंने अपनी जो है ये मैंने पढ़ाते वक्त जैसे कि कई बार आप लोगों को कहा कि 2 चीज़ों पे मेन फोकस करिए आप लोग। एक तो अभी तक जो टीआरई के पेपर हो चुके हैं यानी 1, 2, 3 के प्रश्न पत्र, और दूसरा लगभग 10 से 12 सालों के बीपीएससी के प्रश्न पत्र को कर लीजिए। इन दोनों से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ये कर लीजिए। और उसके साथ जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप हिस्ट्री उठा के सारा हिस्ट्री पढ़िए, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें कर लीजिए। चाहे आप एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं या जो भी आप बुक्स या मैटर पढ़ रहे हैं उससे जो है जो मेन चैप्टर है, क्योंकि जैसे ही आप प्रीवियस ईयर करेंगे उससे आइडिया तो चल ही जाएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उस आधार पे जो है आप जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें पढ़ जाइए, जो भी आप सोर्सेज यूज कर रहे हैं उससे पढ़ जाइए। तो इसी के दौरान हमारी एक क्लास जो हुई थी आप लोगों की थ्योरी की हुई थी, जिसमें हमने इतिहास के विभाजन पर चर्चा की थी कि इतिहास का विभाजन जो है किस प्रकार किया जाता है। हमने प्राचीन इतिहास को समझने के लिए उसे भी 3 जो है कालखंडों में विभाजित किया था। फिर हमने पाषाण काल को भी देखा था कि कैसे विभाजित करके हम पढ़ते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं प्राग ऐतिहासिक काल को थोड़ा बहुत समझा था। खैर वहां से प्रश्न कम पूछे जाते हैं। प्राग ऐतिहासिक जो पीरियड है यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड जो पाषाण काल वगैरह है, वहां से प्रश्न कम पूछे जाते हैं आपके। मेनली जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो आद्य ऐतिहासिक जो काल है यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वाले से ज़्यादा पूछे जाएंगे, यहाँ से शुरू होगा। तो आज के सेशन में जो हमारी चर्चा है वहीं से है। बाकी मैं जो है पाषाण पीरियड जो है पाषाण काल का कुछ शॉर्ट नोट्स आप लोगों को दूंगी, जिसे आप लोग 1-2 बार अच्छे से रीड करना। वहाँ से 1-2 प्रश्न मान लीजिए कि कभी पूछा भी जाएगा तो वहाँ से आप लोग कवर कर लेंगे। तो आज के सेशन में, क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ
प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की। तो आज के सेशन में चर्चा हमारी किस बात पे होगी, वो होगी सिंधु घाटी सभ्यता पर। किस पे हमारी चर्चा होगी, हम चर्चा करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है, इस पर जो है हमारी चर्चा होने वाली है। अब ये है कि इस टॉपिक से आपने देखा कि अक्सर प्रश्न पूछा गया है। हमने अभी तक जो प्रश्न किए उसमें देखे कि कई बार इंडस वैली से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब समझना है कि इस टॉपिक से प्रश्न कहाँ कहाँ से हमसे पूछे जा सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जरूरी हम देखते हैं कि प्रश्न हमारे कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो पहला एक तो ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, इससे प्रश्न जो है हमारा पूछा जाएगा। यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये प्रश्न पूछा जाएगा ओरिजिन से। उसके बाद खोज किसके द्वारा किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाएगा काल निर्धारण, यानी समय काल के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, यानी टाइम पीरियड क्या रहा, कहाँ से कहाँ तक के काल को जो है इसके अंतर्गत रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो मेन विशेषताएं हैं, यानी कि इसके जो मुख्य विशेषताएं, यानी कि मेजर जो भी फीचर्स हैं। अब मेजर फीचर्स में आपके कई हो सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, अन्य। मतलब कुछ की अगर हम बात करें तो इन सब से प्रश्न जो है आपके बन सकते हैं। ठीक वैसे ही आपके प्रश्न बन सकते हैं यहां पर प्रमुख जो स्थल है, प्रमुख स्थल व वर्तमान स्थिति, यानी कि इन स्थलों की वर्तमान में जो है स्थिति जो है कहाँ लोकेटेड है। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल राखीगढ़ी वर्तमान में कहाँ है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में, तो ये पता जाएगा वर्तमान स्थिति तथा इनसे प्राप्त साक्ष्य, यानी कौन कौन से एविडेंस जो है किस जो है प्लेस से मिले, ये जो है आपसे पूछा जाएगा। एक प्लेस में क्या होगा प्रश्न कि वर्तमान में कहां पर है अगर देखा जाए तो, और उसके अलावा इस यहाँ से कौन से हमें साक्ष्य मिले हैं, ये प्रश्न जो है हमसे पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त एक थोड़ा सा हमें समझना होगा पतन यानी डिक्लाइन किस वजह से ये सभ्यता हुई। क्योंकि कोई भी सभ्यता या संस्कृति जितना समय बनने में लेती है उससे ज्यादा उसे उसे जो है समाप्त होने में भी, जैसे संस्कृति जो है कोई बनने में जितना टाइम लेगी, क्या बोलते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया, देखिए मैं बोलना ये चाह रही थी कि किसी संस्कृति को बनने में जितना अधिक टाइम लगता है बहुत ही कम टाइम में जो है वो संस्कृति जो है वो डिक्लाइन हो सकती है कुछ कारणों से जो है वो। लेकिन कोई जो रीति रिवाज हैं, किसी भी संस्कृति के कोई जो रिचुअल्स हैं, वो जितना टाइम बनने में लेते हैं उससे ज़्यादा टाइम जो है उन्हें समाप्त करने में लगता है। जैसे अभी भी समाज में देखेंगे कई ऐसे रिचुअल्स हैं जो अगर तार्किक तरीके से सोचा जाए तो कोई उसका मतलब नहीं है, लेकिन उसे समाप्त करना आसान नहीं है। लेकिन मान लीजिए इस सभ्यता को बनने में जितना टाइम लगा, विकसित होने में टाइम, डिक्लाइन सिर्फ कुछ वजहों से ये सभ्यता हो गई, लेकिन वो भी जो है एकदम से डिक्लाइन नहीं होगी, धीरे धीरे करके जो है होगी। तो वो पतन, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इसी से जरूरी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि कुछ तथ्य जो है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे छोटा स्थल कौन सा है, सबसे जो है विकसित कौन सा है, सबसे पहले कौन सा खोजा गया, कुछ ऐसे प्रश्न जो है हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है पूरा हमें समझना है। तो जो आपकी
ऐप पर क्लासेस होंगी वो सभी क्लासेस इसी माध्यम से कराई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वहां पर MCQ वगैरह कराया जाएगा। प्रॉपर जिस तरह आपसे डीपली प्रश्न पूछा गया है पूरे विस्तार से आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। तो इन सभी बिंदुओं पर जो है हमें एक एक कर चर्चा करनी है। तो यहाँ एक दो पॉइंट को यहीं पर समझ लेते हैं। जैसे उत्पत्ति की बात करते हैं, कब उत्पत्ति हुई, तो आप याद रखिएगा ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किससे? आद्य ऐतिहासिक, यानी कि लिपि तो थी, क्या थी? चित्रात्मक लिपि थी, क्योंकि यहां लोग लिपि को पढ़ना, उसी समय जो है इसका ओरिजिन हुआ था। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये जो संस्कृति है उत्पत्ति हुई। तो एक और बात याद रखिएगा, नामकरण से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? नामकरण से। ठीक, ये बात भी याद रखिएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ खोज पूछा गया है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगर हम खोज की बात करें तो याद रखिएगा कि इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, किसके? दया, पूरा नाम उनका जो था वो था आपका राय बहादुर दयाराम साहनी, लेकिन मुख्य रूप से वो दयाराम साहनी के ही नाम से जाने जाते हैं। इनके समय जो 1921 में सर्वप्रथम जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की जो है खोज की। किसकी खोज की? हड़प्पा स्थल की। और उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर जनरल जो थे सर जॉन मार्शल थे। इन्हीं के नेतृत्व में जो है हड़प्पा की जो है खोज गलत मैं बोल दी, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। तो ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो और फिर आगे कई कई स्थानों की जो है खोज हुई। तो ये याद रखिएगा। अब एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए कि समय काल क्या है। तो इसके समय काल को लेकर अभी जो है कई विवाद हैं, लेकिन जो कहा जाए रेडियो कार्बन विधि जो है हम उसे सबसे सटीक मानते हैं कि जो रेडियो कार्बन विधि होती है, रेडियो डेटिंग विधि होती है, वो काल निर्धारण की सबसे सटीक जो है मानी जाती है। तो उसके आधार पर अगर हम बात करें कार्बन डेटिंग के C14, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 2300 से लेकर 1750 या कहीं कहीं 1700 भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? 2300 से लेकर 1750 या 1700 BC तक जो है ये है। वहीं अगर हम बात करें कुछ इतिहासकार, क्योंकि इसके समय काल को लेकर आज भी मतभेद बना हुआ है। इतिहास में याद रखिएगा समय काल को लेकर अक्सर मतभेद जो है इतिहासकारों के बीच बना रहता है। जहां भी जैसे थोड़े से इन सब की बात होगी समय काल वगैरह, तो इतिहास में थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो इतिहासकारों का मानना है कि 2500 से लेकर 1750 BC के मध्य का था। वहीं एक मेसोपोटामिया का अभिलेख मिला है, सरगोन अभिलेख, वहां से माना जाता है कि 3250 से लेकर 2750 BC के आसपास का समय काल जो है मुख्य रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। लेकिन हम सबसे सटीक विधि जो कार्बन डेटिंग विधि होती है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, उसे ही मानते हैं। ठीक वैसे ही अगर मैं नामकरण की बात करूं तो नामकरण को भी लेकर यहां पर कई बातें हैं। नामकरण में याद रखिएगा हड़प्पा की सबसे पहली खोज हुई, तो इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? हड़प्पा कालीन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि सबसे पहले इसी की खोज हुई। दूसरा, इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल, यानी कि चाल्कोलिथिक पीरियड, क्योंकि यहां पर लोग तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग करते थे। पाषाण काल में क्या था? लोग पत्थरों से परिचित थे, लेकिन फिर जब धातु की खोज हुई तो सर्वप्रथम तांबे की खोज की गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि मनुष्य जो है किस काल का माना जाने लगा? ताम्रपाषाण। तो ये, और इसके अतिरिक्त इसे कांस्य युगीन भी सभ्यता कहते हैं। क्या? कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि यहां पर लोग कांसे का भी प्रयोग करते थे और इसकी समकालीन जो सभ्यताएं थी जैसे कि मेसोपोटामिया वगैरह, वहां पर भी कांसे का प्रयोग होता था। एक बात और याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अगर इसके समकालीन सभ्यताएं पूछ ली जाए कि इसके समकालीन जो सभ्यता थी इर्द इसी के आसपास के समय में, तो विश्व में 4 सभ्यता को इसके समकालीन मुख्य रूप से, वैसे तो कई सभ्यताएं हैं,
याद रखिएगा, कोई भी सभ्यता जो विकसित होगी और थोड़ी लंबे समय तक टिकी रहेगी, वो सभ्यता अक्सर जो है नदियों के किनारे विकसित होती है, क्योंकि जल जीवन है। जल जो है हमारे दैनिक उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। तो अधिकांशतः यहाँ से हम आवागमन, व्यापार वगैरह, तो अधिकांशतः जो भी विकसित सभ्यताएं होंगी वो नदियों के किनारे बसेंगी। तो ये समकालीन इसकी सभ्यताओं की बात करें तो 4 को माना जाता है, जिसमें से एक है मेसोपोटामिया, ठीक, मेसोपोटामिया। उसके अलावा चीन की सभ्यता को भी माना जाता है। चीन की सभ्यता भी लगभग इसी के समकालीन मानी जाती है। इसके अतिरिक्त मैं कहूं तो ये एक मानी जाती है इसके सभ्यता मिस्र की सभ्यता। किसकी? मिस्र की सभ्यता। ये सभी इसके समकालीन सभ्यताएं मानी जाती है और ये सभी जो है नदियों के किनारे, मेसोपोटामिया, दजला एवं फरात दोनों के संगम पर। चीन जो है ये येलो रिवर, और मिस्र जो है आप जानते हैं कि मिस्र को हम नील की देन कहते हैं, तो मिस्र जो है नील नदी। तो ठीक वैसे ही इंडस वैली जो है, इसका जो है हम कहें कि कहां पर, एक और भी टॉपिक हम पढ़ सकते हैं यहां पर। एक हमें पढ़ना होगा इसके विस्तार के बारे में कि ये जो है इसका विस्तार का कितना है, ठीक, एक्सपेंशन कितना है। तो ये इसकी समकालीन जो सभ्यताएं थी, इन सभी सभ्यताओं में इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी, सबसे सभ्य और विकसित सभ्यता मानी जाती है। यानी सबसे पुरानी भी मानी जाती है, सभ्य भी मानी जाती है और विकसित सभ्यता भी मानी जाती है। ये बात याद रखिएगा। तो ये सभी कुछ मुख्य बातें हमने इसी पर जो है समझ लिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विस्तार का, कि विस्तार जो है इसका कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ से जो है हम इसके विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विस्तार, यानी कि एक्सपेंशन कहां से कहां तक था। अगर बात किया जाए विस्तार, तो बात किसकी हो रही है यहां पर? एक्सपेंशन की हो रही है, कि एक्सपेंशन जो है कहां से कहां तक था। तो यहां इसको समझने के लिए हम ऐसे बनाते हैं, एक्सपेंशन, ठीक, हाँ। तो ये होगा नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। तो इसमें आप याद रखिएगा कि नॉर्थ में जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर के कहां तक मिलेगा आपको? वो विस्तार आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर के, मांडा तक, ठीक। और दक्षिण में अगर मैं कहूं तो दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में, यानी मांडा से दैमाबाद तक नॉर्थ टू साउथ। वहीं ईस्ट टू वेस्ट, तो यहां जो है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में मेरठ, और यहां जो है सुतका गेंडोर, यहां जो है पाकिस्तान में विस्तार मिलेगा। मांडा जो है अगर कहें तो मांडा है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये है महाराष्ट्र में, ये जो है उत्तर प्रदेश में, और ये जो है पाकिस्तान में। ये हमें पता हो गया। अब इसमें भी कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो है किस नदियों के किनारे है। तो ये याद रखिएगा, नदियों की बात अगर कर ली जाए तो मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है। किसके? चिनाब जो नदी है उसके किनारे है। आलमगीर मेरठ में है, तो ये हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश में एग्जैक्ट पूछा जाए तो मेरठ याद रखिएगा। तो हिंडन नदी जो कि यमुना की सहायक है उस पर बसी हुई है। दैमाबाद महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो ये जो है एक वहां नदी है जो कि अहमदनगर में, महाराष्ट्र के अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो किस में है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में। तो ये है आपका प्रवरा नदी, प्रवरा या परवरा भी लिखा होता है कई जगह पे। और ये तो हो गया मेरठ। ठीक वैसे ही सुतका गेंडोर की बात करें तो ये जो है सिस्तान प्रांत जो है पाकिस्तान का, और नदी की बात की जाए तो दाश्क जो नदी है उसके किनारे जो है ये बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में मांडा एग्जैक्ट कहा जाए तो जम्मू में है,
तो ये याद रखिएगा, ये जो है। अब एक बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी लेंथ और विड्थ के बारे में, तो हम नॉर्थ टू साउथ की अगर मैं बात करूं, यानी कि नॉर्थ टू साउथ की अगर मैं बात करूं, तो ये कितना है 1400, कितना है 1400 किलोमीटर। और यहां अगर मैं बात करूं ईस्ट टू वेस्ट की बात हो जाए आपसे, तो ईस्ट टू वेस्ट जो है 1600 किलोमीटर। ये आपको जरूरी कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। वहीं कुछ और भी फैक्ट्स आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, जैसे कि इसका आकार, यानी कि जो आकृति है वो किस प्रकार की है। साइज की बात की जाए तो त्रिभुजाकार है, यानी ट्रायंगल तरह का दिखता है अगर एरिया वाइज पूरा देखा जाए। ठीक वैसे ही आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, यानी कि एरिया टोटल कितना है, तो लगभग 13 लाख वर्ग किमी के आसपास, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक जो है माना जाता है, प्लस जो है ये है। ठीक वैसे ही प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके कि इसका जो है मुख्य केंद्र यानी मेन सेंटर कहाँ है। कोई भी अगर एरिया जो है तो उसका एक मेन सेंटर होता है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसका मुख्य केंद्र क्या है, यानी कि मेन सेंटर क्या है, तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका होगा पंजाब व सिंध प्रांत। वो जो है पंजाब व सिंध प्रांत जो है, जो कि वर्तमान के भारत और पाकिस्तान दोनों में आएंगे, वहां पर। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो है कंसंट्रेशन कहाँ है, सन केंद्रन जो होता है, तो वो याद रखिएगा हकरा घग्गर जो क्षेत्र है, जो कि सरस्वती और उसके इर्द गिर्द गज, अब तो पौराणिक जो नदी सरस्वती रही है वो विलुप्त हो चुकी है, तो उसी के जो है आसपास का क्षेत्र जो कि हकरा घग्गर क्षेत्र कहलाता है, उसका मेन जो है कंसंट्रेशन कहलाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और विस्तार कहाँ से है, तो वर्तमान के भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का तो ठीक ठाक हिस्सा आता है, अफगानिस्तान का बहुत कम हिस्सा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो ये एक प्रश्न, ये जैसे कि एक होता है कि दक्षिणी क्या हुआ और एक होता है दक्षिणतम क्या हुआ, यानी कि साउदर्न मोस्ट हुआ, नॉर्दर्न मोस्ट, ऐसा होता है। एक तो हुआ कि उत्तरी छोर अंतिम कौन हुआ, तो उत्तरी छोर तो मांडा हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरतम, यानी कि क्या पूछ लिया जाए कि नॉर्दर्न मोस्ट यानी सबसे उत्तरी छोर क्या है, तो सबसे उत्तरी छोर एक बस याद रखिएगा, नॉर्दर्न मोस्ट की बात हो जाए, सबसे उत्तरी छोर की बात हो जाए, तो वो याद रखिएगा अफगानिस्तान का सोरतुघई है। क्या है ये, वर्तमान के अफगानिस्तान में आता है। तो ये पॉइंट जो है आप यहां पर रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें जानना होता है इसके बारे में कि कहां से कैसे। अगर एग्जैक्ट यहां हमने ये जो है एग्जैक्ट मांडा जो है वो है जम्मू में, याद रखिएगा। एग्जैक्ट जो मांडा आपको है वो जम्मू में है। तो ये थोड़ी से पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं, कैसे इससे जो है जो एक्सपेंशन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। एक्सपेंशन ये पूछा जा सकता है। तो ये हमने अभी तक जो पॉइंट डिस्कस किए उसमें कौन कौन से पॉइंट हमारे डिस्कस हो गए अगर देखा जाए तो हमने एक तो इसकी समकालीन सभ्यताओं की बात कर ली, उसके अलावा काल निर्धारण भी बात हमने कर लिया, खोज किसके द्वारा किया गया, उत्पत्ति क्या हुई, नामकरण पे जो है, इन सभी पे जो है हमारी चर्चा लगभग हो गई। अब है इसके मुख्य जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है स्टेटमेंट वाइज मेनली कि जैसे कुछ सामाजिक विशेषताएं क्या है, ठीक वैसे ही हम कह सकते हैं आर्थिक विशेषताएं क्या है, राजनीतिक विशेषताएं क्या है। वैसे प्रमुख स्थल और वर्तमान स्थिति की बात करें तो कई स्थल हैं। अगर हम बात करें
तो इंडिया में सबसे अधिक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के छोटे बड़े मिला के बहुत सारे स्थलों की खोज हुई है। तो उनमें से छोटे बड़े मिला के बहुत सारे स्थल जो हैं इंडिया में है सबसे अधिक। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो बहुत कम ही जो है स्थल हमें इंडस वैली के मिलते हैं। तो अब इतने सारे स्थलों को याद रखना आसान भी नहीं है, तो जितने मेन स्थल है जिनके पूछे जाने के चांसेज हैं उनकी चर्चा हम करेंगे और उनकी वर्तमान स्थिति कहाँ है और उनके साक्ष्य कहाँ मिले हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। तो अगले सेशन में मैं क्या करूंगी, इसका पूरा एक लिस्ट आपको दूंगी, क्योंकि मान लो कि मैं एक बार बता दूं सारे तो याद आपको रहेंगे नहीं, तो मैं पूरे जितने मेन जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर जो प्लेसेस हैं उनका पूरा लिस्ट दे दूंगी और वर्तमान में उनकी स्थिति कहाँ है वो दे दूंगी, और साथ ही साथ जो साक्ष्य मिले हैं वहां से एविडेंस उसके बारे में भी आपको बता दूंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही सिमिलर अभी आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में कुछ ऐसा एक खुदाई से प्राप्त हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो सिमिलरिटी है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी ही है, तो इसकी बात हम उसमें कर लेंगे। रही बात महत्वपूर्ण तथ्य यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो जैसे आप जानते हैं राखी गढ़ी को सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। कौन से जो है दुर्गों में घिरे होते हैं, कौन दुर्गों में नहीं घिरे होते हैं सबसे छोटा, तो ये भी जो है इसका जो है मैं आप लोगों को पूरा पीपीटी दे दूंगी। यानी कि ये वाला जो चैप्टर होगा हमारा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो हम किससे कर लेंगे, इन दोनों की मैं पीपीटी से आप लोगों को बता भी दूंगी, समझा दूंगी, लेकिन आप लोग फिर खुद से 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रही बात पतन की, तो उस पर जो है पतन और मुख्य विशेषताओं पर जो है हमारी चर्चा अगले सेशन में होगी। यानी कि हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है मेन जो है विशेषताएं क्या है और यहाँ पर जो है पतन के यानी इस सभ्यता के डिक्लाइन होने के क्या कारण है, क्योंकि एक कारण तो नहीं होगा, किसी भी सभ्यता के डिक्लाइन होने के कई कारण हो सकते हैं, तो उन सभी पर जो है चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे और इन दोनों को पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर जो है हमारी चर्चा होगी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं और पतन के बारे में अगले सेशन में। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।